In the last video, we discussed about the positive impact of the globalizations and what is the impact of the globalization in India. And what the government, in order to facilitate the globalizations and stimulate the process of the globalizations, government has done so many steps, different government over the last 30 years in the 3 decades. So what they have done, a few steps was motivated to attractions the foreign investment. उनमें से कुछ ये था कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट कर पाएँ. इन द रिसेंट ईयर द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स. मैंने आपको बताया था लास्ट प्रेजेंटेशंस में, अगर मुझे आपको याद होगा कि अलग अलग फॉरेन आपके इन्वेस्टमेंट समिट्स होने लगे, लिए विदेशियों की कंपनियों को बुलाया गया कि आप भारत में आइए, आप वर्क कीजिए. इसके लिए एक नया टर्म्स आया, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन. क्या बनाए गए? ये चाइना की नकल पे बनाए गए और भारत में जगह जगह स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बना दिए गए. इनमें क्या होता था, सरकार इनको सब कुछ देती, बिजली देती, फैसिलिटी देती, लैंड देती, ट्रांसपोर्ट देती, स्टोरेज फैसिलिटी देती, और कंपनीज यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप, विदेशी कंपनी और देश की कंपनी यहाँ पे सेटअप बनाती, और 5 साल के लिए सरकार लिखा हैव टू पे द टैक्स. उनको शुरुआत के 5 साल के लिए डू नॉट हैव टू पे टैक्सेज, उनको टैक्स भी देने नहीं पड़ते. तो आप समझ लीजिए देश के अंदर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक ऐसा एरिया होता जहाँ देश के कानून काम नहीं करते. कॉर्पोरेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने इस तरह की सुविधाएं दी थी. जैसे आप सिडकुल भी कह सकते हैं, सिडकुल स्पेशल इकोनॉमिकल जोन तो नहीं था, लेकिन 10 साल तक टैक्स की छूट थी, जिससे विदेशी कंपनीज आएँ और यहाँ पे काम करें. सरकार ने सिर्फ यही नहीं किया, सरकार ने इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ये अंकल हैं कुछ ट्रम्प जैसे लगते हैं, इन्होंने कहा कि नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट. अगर आप ऐसा करोगे, कैसा करोगे, इनकी फिंगर से आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. विदेशी कब आएगा? जब भारत में लोगों से ज़्यादा काम करा पाएगा, जब ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा. तो उस भारत में पहले क्या होता था, लेबर 8 घंटे काम करेगा, लेबर को राइट्स हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, लेबर स्ट्राइक पे जा सकता है, ठीक है, और लेबर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी. लेकिन इन्होंने कहा कि लेबर लॉ ख़त्म करो, लेबर को हम परमानेंट नहीं लेंगे, ठीक है, कंपनी रोल पे नहीं लिया जाएगा. थर्ड पार्टी रोल्स कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी पे रोल होगा, हम जब चाहें उनको हटा सकते हैं, हमें प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेबर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं. और ऐसे कानून बनाए गए, इनको लेबर रिफॉर्म कहा गया. इसके बारे में हमने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी. कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज होती है उन्हें कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वर्कर के राइट्स के लिए. याद है हमने मेडे पे भी बात करी थी. इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज अलाउड, ये रेड हाईलाइटेड है, ध्यान दीजिएगा किसके फायदे के लिए है. गवर्नमेंट ने अलाउ किया कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज. उन्होंने कहा कि इग्नोर करो ना लेबर लॉज, आपको प्रोविजनल फंड, हेल्थ सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब, मैटरनिटी लीव इसकी जरूरत नहीं है. और ऐसे केसेज हुई जहां महिलाओं को इसलिए जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी मैरिज हो रही थी, क्योंकि उनको पता था बाद में अगर वो प्रेग्नेंट्स होती हैं तो मैटरनिटी लीव के लिए मांगेंगी और कंपनी को देना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें दी जाने लगी. जैसे अभी शेड्यूल में समझ में आया है 12 घंटे काम करना होगा, 12 घंटा काम करना होगा, तो बहुत सारी जो फीमेल हैं वो जॉब पे नहीं जा रही हैं क्योंकि 12 घंटे काम करने की कंडीशन उनके लिए बहुत मुश्किल्स होंगी, ठीक है, और वो फीमेल्स को नहीं ले रहे हैं जॉब को. ये नया फरमान बहुत ही इनफॉर्मल वे में अभी मैंने सुना कुछ लेबर्स से बात करने के बाद. इंस्टीड ऑफ द हायरिंग वर्कर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, अब क्या किया, वर्कर को रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं किया कंपनी, हायर वर्कर फ्लेक्सिबिली, जब जरूरत हो तब कर लो, जब नहीं हो तो कह दो आप नहीं है काम. फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ द वर्क, जब काम का प्रेशर होगा तभी करेंगे. दिस इज डन टू रिड्यूस. क्यों? इससे लेबर की कॉस्ट कम होगी. लेबर की कॉस्ट कम होगी तभी तो ये विदेशी अंकल या भारत के जो अंकल हैं वो सस्ता आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे. क्योंकि भैया यूरोप में और अमेरिका में तो अपने लेबर का बड़ा ख्याल रखते हैं, वहाँ तो सिक्योरिटी है, लेबर की इनकम कम नहीं होनी चाहिए, लेबर सही से काम करे, उसके इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. भारत में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया क्योंकि भारत को बड़ी इकोनॉमी बनानी थी, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए था, हमें इनकी चिंता थी. तो क्या किया गया, हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया. इस कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ें सस्ती पैदा होने लगी. लिखा ना, दिस इज डन टू मैनी का ऑल्सो बुक करिए, दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनीज. हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड फॉरेन कंपनी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी करिए. इसलिए सरकार ने क्या किया, अभी इनसे कह दिया कि जो इनका कंट्रीब्यूशन होता था प्रोविजनल फंड में 12% होता था कि आप 20% दो, ठीक है, 2% सैलरी वहाँ से भी चली गई. और भी सरकार ने लेबर लॉस 2 साल के लिए भारत के बहुत राज्यों ने लेबर लॉस सस्पेंड कर दिए गए हैं ये कोरोना कोविड के कारण, ठीक है. अब हम एक और मज़ेदार चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके फ़ायदे और ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे आपके क्या नुकसान है, ठीक है. अभी तक तो आपने एडवांटेज देखा, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा, मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ. पी साइना आते हैं, रमन मैक्से से प्राइज़ मिला है, हिंदू के डिप्टी एडिटर है, अब एक इंडिपेंडेंट आर्काइव चलाते हैं. ये अपने आप को भारत का एकमात्र रूरल जर्नलिस्ट कहते हैं. इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बहुत पुराना आर्टिकल है, सिचुएशन वैसी है, 2016 का कुछ लिखा हुआ है, 2016-2017 में अपडेट किया गया. मीडिया जो बहुत मज़ेदार है वो दिखा रहा है मर्सिडीज़ बेंच खरीदी जा रही है, एक मराठवाड़ा रीजन है वहाँ के लोग मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद रहे हैं और मीडिया ने बहुत खुशी दिखाया ये रूरल रिसर्जेंस है कि ग्रामीण भारत उदय हो रहा है.
ठीक है, ग्रामीण भारत देखो कितनी अच्छी हमारी इकोनॉमी कर रही है कि भारत के गाँव में लोग मर्सिडीज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, औरंगाबाद एक जगह है, ये औरंगाबाद, बिजनेसमैन फ्रॉम द औरंगाबाद इन द बैकवर्ड मराठवाड़ा, ये सबसे सुसाइड बेल्ट है महाराष्ट्र की। यहाँ के बिजनेसमैन क्या खरीद रहे हैं, 150 मर्सिडीज़ बेंच इन्होंने खरीद ली। ओ माय गॉड, इस रीजन में 150 मर्सिडीज़ गाड़ी की कीमत है 65 करोड़ बस, और ये है ऑन इन अक्टूबर में। मीडिया का अटेंशन आया है, 2010 की बात है, बड़ी इकोनॉमी अच्छी चल रही थी। टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, गाड़ी खरीदने वालों को 40 करोड़ का लोन दिया। अरे वाह, 65 करोड़ की जो गाड़ियां खरीदी गई, 40 करोड़ का लैंड बैंक ने दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा, सरकार कोशिश करती है, आरबीआई कोशिश करती है कि लोन किसको दिया जाए, सबको दिया जाए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले, बड़े मुनाफा कमाने वालों को ना दिया जाए, उनको भी दिया जाए, सबको दिया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, भारत में लोन किसको ज़्यादा मिलता है, 65 करोड़ की जो गाड़ियां खरीदी, 40 करोड़ का लोन दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक में। और इसके बाद क्या है, क्या रेट पे दिया गया, इंटरेस्ट रेट ऑफ द 7%। आप चैप्टर 3 भी पढ़ रहे हो, क्रेडिट वाला 7% पे दिया गया, ऐसा एसबीआई ने बताया। और बहुत प्राउड होते हुए उन्होंने बताया कि हमने सेव और एंड कंटिन्यू टू, हमने बहुत जल्दी ये डील कर दी और फ्यूचर में भी ऐसा डील करेंगे, बताया गया। अब हम इस मराठवाड़ा की कंडीशन देखते हैं। ये रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, और जब किसान लोन लेता है बैंक से, उसको 9 से 12% पे दिया जाता है, और नॉन एग्रीकल्चर लोन इन द इवन हायर रेट पे दिया जाता है। मर्सिडीज पे 7% पे आप लोन दे रहे हैं, जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं 12%। बेटा 12% ज़्यादा हुआ कि 7%? अगर मर्सिडीज़ वाले ने लिया है, उसने 100 रुपीज़ उधार लिए बैंक से, एसबीआई से, तो उसको 107 रुपये देने पड़ेंगे साल के अंत में। लेकिन अगर आपने ट्रैक्टर लिया है खेत के लिए, तो आपको 112 रुपये देने पड़ेंगे। आप शायद मैथ आती होगी। और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप उससे ले रहे हो तो और बुरा करेंगे। अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है या किसी लैंड, वो आपको 24 से 36% देना पड़ेगा। यानी मर्सिडीज़ वाले को 107 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और किसान को, छोटे मजदूर को, अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए उसको देने पड़ेंगे 124 और 136 रुपये। कितना मज़ेदार है। तो इसमें क्या हुआ, और आप देखिए 1991 के बाद ये कहते हैं विद इन 10 ईयर फ्रॉम द 1991 वाटर सेट एयर है। इस लेसन के रेफरेंस में इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुए, द नंबर ऑफ द इंडियन फार्मर हाउस होल्ड इन द डेट ऑलमोस्ट डबल। 1991 से पहले और 1991 से 10 साल बाद ये जो आर्टिकल लिखा गया, ये कह रहे हैं भारत में जो उधार लेने वाले परसेंट है 26 से 48% किसान कर्ज में डूब गए। और मज़ेदार चीज़ आप देखिए, इसमें देखने वाली बात ये है कि आधा क्रेडिट जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर से लेते हैं। इसमें और भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिस समय ये लोन दिया जा रहा है कार का और ये रूरल रिसर्जेंस दिया है, उसी समय पी साइनात अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा यूज कर रहे हैं। अभी सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। ये क्या कहता है, ये कहता है 2009 में इसी मराठवाड़ा रीजन में 17,368 किसान ने सुसाइड कर दिया गया। उसी समय जब ये रूरल रिसर्जेंस हो रहा था, उसी समय इतने किसानों ने सुसाइड कर दिया, और ये 2008 की तुलना में 7% ज़्यादा है। दैट्स ओवर 7% हायर देन 2008 एंड द वर्स्ट नंबर इन सिंस 2004 के बाद ये और ही ज़्यादा है। दिस ब्रिंग द टोटल फार्म सुसाइड इन 1997 टू 20 से सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,16,000। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसको कैसे मैं गिनूँ। तो 1997 से लेके ये 2 लाख इतने फार्मर ने सुसाइड किया है। ये यूनियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसके लिए काम कर रहा है। कुछ एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को जब हम समझ रहे हो। आपकी बुक के रेफरेंस से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो बुक कहने की कोशिश कर रही है, आप उसके रेफरेंस से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ने जो भी एडवांटेज दिया हो, उसने कुछ एक कंडीशंस भी पैदा करी हैं देश में। कुछ एक कंडीशन ऐसा पैदा करी हैं जिसमें आपको देखने की ज़रूरत होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रेट रिसेशन या क्राइसिस में गया, लाखों फार्मर ने सुसाइड किए, भारत सरकार का डेटा कहता है। बैंकिंग सिस्टम किसको लोन दे रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, वो कैसे काम कर रहा है इसी ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जब 91 के बाद ही देखना चाहिए। जो ये बिलियनरीज कल तक दिखाए गए थे, आज ये इनकी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने एक और चीज़ किया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने देखा था इंडिया की इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का परसेंटेज 96% है, उसको इस तरह का मुनाफा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को हुआ है। एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमने क्लासरूम में भी ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट देखी थी। एक जो और ख़तरनाक चीज़ है वो है कि आपका इनइक्वालिटीज़ बढ़ी है, यानी जो 1% पॉपुलेशन है उसके पास 80% लगभग रिसोर्सेज हैं। एक और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि स्मॉल पे जो हम बात कर रहे थे स्मॉल, इसमें ना कि जो आपका स्मॉल प्रोड्यूसर था उसको नुकसान पहुंच रहा है।
जैसे मैंने बहुत मैन्युफैक्चरर्स की बात बताई कि उनको असर पड़ रहा है, लेकिन एक और चीज़ है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस जो कि एक देश में होता है, सारी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंस है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर यूएस में होगा तो दुनिया भर में उसका असर पड़ेगा, तो आप उसके शिकार भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर जुकाम कहीं और होगा या कहीं छींक आएगी यूएस में तो असर इंडिया की इकोनॉमी में भी पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ हमने इन नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बात करी। थैंक यू।